गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को पढ़ रहे थे और इस यूनिट के अंदर जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने सेमीकंडक्टर के दो प्रकार यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया था और उन दोनों से बनने वाली एक युक्ति जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पीएन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, इसकी संरचना और इसके प्रचालन की विधियों के बारे में डिस्कशन किया था। इसके जब प्रचालन की बात कर रहे थे तो हमने क्या चीज़ जानी थी कि ये जो डायोड होता है ना, ये डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तब तो ये एक चालक की तरह कार्य करता है, और जब ये रिवर्स वाइस के अंदर होता है तब कैसे कार्य करता है, ये कुचालक की तरह कार्य करता है। ठीक है। और जब भी हम लोग फॉरवर्ड वाइस की बात कर रहे थे तो फॉरवर्ड वाइस का सिंपल सा मतलब क्या था, फॉरवर्ड वाइस का सिंपल सा ये मतलब था कि हम लोग जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है उसको डायोड के पी टर्मिनल से और बैटरी के माइनस टर्मिनल को डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे। और जब हम लोग रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं तो जस्ट इसके उल्टे कनेक्शन रहेंगे। उल्टे कैसे? बैटरी के प्लस को डायोड के एन से हम लोग कनेक्ट करेंगे और बैटरी के माइनस को डायोड के पी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डायोड की एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ना, जो डायोड होता है ना, वो डायोड बेसिकली एसी सप्लाई को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो डायोड है ना, ये डायोड एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इस डायोड को एक नाम और दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफायर। ठीक है। यानी डायोड क्या हो गया, डायोड बेसिकली एक ऐसी युक्ति होगी जो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफायर बोल रहे हैं। ठीक है। अब जब भी हम लोग एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो डायोड को हम लोग तीन प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तीन प्रकार के इसके परिपथ रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड रहता है फुल वेव रेक्टिफायर और थर्ड जो सर्किट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। अब जब हम लोग हाफ वेव की बात करते हैं, जैसे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो इस सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों की तुलना करें हम लोग तो इस सर्किट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब वो जो डायोड रहेगा ना, उस डायोड को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, हम लोग जैसे जो भी रिक्वायर्ड अपने को सप्लाई रहेगी, मतलब हम लोग को जैसे कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज, जैसे 10 वोल्ट अगर मेरे को आउटपुट के अंदर किसी भी सर्किट के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो भी एसी सप्लाई अपने घर के अंदर आ रही है, जो कितनी आती है अपने को पता है, 220 वोल्ट आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस 220 वोल्ट को कम करेगा। कितना कम करेगा? 10 वोल्ट तक कम करेगा। और वो जो आउटपुट रहेगा ना ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग किसको देंगे, डायोड को देंगे। और डायोड क्या करेगा, उस 10 वोल्ट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब जैसे इस सर्किट को पढ़ने के लिए हम लोग इस सर्किट को पहले ड्रॉ करते हैं ताकि इस परिपथ के बारे में हमें डिस्कशन करने को मिले। ठीक है। अब जब हम लोग इसके सर्किट की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं हम लोग। जो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है ना, उस रिक्वायर्ड वोल्टेज को अपने को देगा। ठीक है। यहाँ पे अपन जैसे अगर बात कर रहे हैं कि मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज, क्योंकि जो सर्किट की रिक्वायरमेंट मैंने जैसे बोला कि 10 वोल्ट है तो हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। बाई चांस अगर सर्किट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी तो हम लोग उस केस के अंदर ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का भी बना सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर अपन स्टेप डाउन की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा रहता है, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है और उसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स रहते हैं ना, वो प्राइमरी से क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो जो सेकेंडरी रहेगी उसके टर्न्स क्या रहेंगे, इससे कम रहेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक ही डायोड इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने जैसे डायोड बना दिया और उसको मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो आउटपुट है ना डायोड का, ये किसको दूंगा, एक लोड को दूंगा। ठीक है। और उस लोड का अगर हमने प्रतिरोध RL बोल दिया तो ये उसका प्रतिरोध हो गया। जो इनपुट वोल्टेज रहेगी, अगर अपन इसको V बोल रहे हैं, V1 बोल रहे हैं, और आउटपुट है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, VL बोल रहे हैं। ठीक है। इसको हम लोग V2 भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि लोड कनेक्टेड है तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, VL बोल रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ सर्किट मतलब अपने को देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर हम लोग इनके टर्न्स, अगर पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर करने की बात करें तो टर्न्स को हम लोग N1 बोलते हैं,
ठीक है, और N2 सेकेंडरी साइड के टर्म्स होते हैं। ऐसे सब चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ प्राइमरी करंट रहेगी उसको I1 बोलेंगे, सेकेंडरी को हम लोग I2 बोलेंगे, अगर लोड के अंदर जा रही तो उसको IL बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें काम में नहीं आने वाली है, हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये जो डायोड है ना, ये डायोड AC को DC के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे ये जो सर्किट बन गया ना, मैंने क्या बोला, ये डायोड क्या करेगा, AC को DC के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी हमें इस सर्किट को इनपुट के अंदर, ये अगर इनपुट वाइंडिंग है तो यहाँ पे अपने को AC देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं AC को बनाता हूँ तो इनपुट के अंदर AC रहेगी, वो कैसे बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी। ठीक है ना, ये AC जैसे मैंने इसको इनपुट के अंदर दे दी। ठीक है, अब जैसे इसकी कार्य प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, संरचना के बारे में आपको क्या दिख रहा है, संरचना की अगर हम लोग जैसे लिखना चाहें तो संरचना के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर रहता है, वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों प्रकार का हो सकता है, वो अपने सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को लगाना रहेगा। ठीक है, एक डायोड लगेगा और जो भी लोड है वो चाहिए होगा अपने को। ठीक है, तो ये तो इसकी संरचना रहती है। और वर्किंग की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वर्किंग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको क्या देनी पड़ेगी, AC सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये जो AC है, इस AC की अगर हमने पढ़ा हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, तो AC का ये जो ऊपर साइड जो भाग जाता है ना, इसको हम लोग धनात्मक भाग बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे आता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, और ऐसे ये वापस क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, AC सप्लाई कौन सी होती है, AC सप्लाई वो सप्लाई जो समय के साथ उसका मान और दिशा दोनों की दोनों क्या होती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे जो सप्लाई है वो 0 थी, फिर बढ़ी, फिर वापस 0 हुई। ठीक है, तो मान परिवर्तन हुआ। अभी तक ये प्लस साइड के अंदर थी और अभी क्या हो गई, ये माइनस साइड के अंदर हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक तरीके से AC वेव बन गई। अब जैसे जब भी अपन इसके कार्य की बात करते हैं तो आप क्या देखोगे कि जब भी ये फर्स्ट हाफ जाएगा ना इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तो फर्स्ट हाफ के अंदर ये कौन सा भाग है, आपको दिख रहा है, प्लस भाग है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल रहेगा ऊपर वाला, ये कैसा हो जाएगा, आपको पता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या पता है कि जब भी आप कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर आवेश बनाओगे ना, जैसे यहाँ पे प्लस बना रहे हो, तो कभी भी आवेश अकेला पैदा नहीं होता है, वो हमेशा किसके अंदर पैदा होता है, जोड़ों के अंदर पैदा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस टर्मिनल अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके साथ के साथ इसके अपोजिट साइड में क्या बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। ठीक है, और अगर ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहा है, तो स्टेप डाउन करने के बाद भी ये जो सिरा रहेगा, ये कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, और ये सिरा कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, अपन इसके वर्किंग की बात कर रहे हैं। अब क्या रहेगा, आप क्या देख पा रहे होंगे, अब इस पूरे सर्किट को अगर आप देखेंगे तो ये जो डायोड है ना, इसके इस सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है, P, और ये सिरा कौन सा होता है, N होता है। तो अगर आप इस स्थिति के अंदर डायोड को देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो AC सप्लाई का जो प्लस वाला पार्ट है वो डायोड के P सिरे से कनेक्टेड है, और जो माइनस वाला पार्ट है ना वो किससे कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, ये जो डायोड है ना वो इस स्थिति के अंदर कैसे कार्य कर रहा है, फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य कर रहा है। और फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जब भी डायोड रहता है तो वो कैसे काम करता है, वो एक तरीके से एक चालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चालक करेगा तो ये जो हाफ वेव यहाँ पे इसको मिल रही है ना, ये हाफ वेव को पूरी की पूरी को आगे जाने देगा। चालक वही तो होता है। चालक कौन होता है, चालक एक तरीके से जो धारा आ रही है उसको आगे जाने देता है, और कुचालक क्या होता है, वो धारा को वहीं पे रोक लेता है। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट की बात करोगे ना, तो ये जो फर्स्ट हाफ है वो एक तरीके से चालक की तरह कार्य करा और ऐसे करके अपने को आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब ये जो आउटपुट रहेगा ये अपने जो लोड है उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये जो सप्लाई है ना फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये जो नेगेटिव हाफ है ये चालू हुआ। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर देखिए यहाँ पे तो प्लस टर्मिनल ये था, अब क्योंकि ये जो हाफ है ये नीचे की साइड में है, तो इस स्थिति में जो प्लस यानी पॉजिटिव साइड रहेगी वो कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी, नीचे की साइड में। और अगर यहाँ प्लस रहेगी तो इसके अपोजिट साइड यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस रहेगी। ठीक है, और ये माइनस है तो इस साइड भी माइनस रहेगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर अगर आप डायोड की बात करोगे तो डायोड के अंदर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि AC सप्लाई का माइनस वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, डायोड के P से कनेक्टेड है, और जो प्लस वाला टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो N से कनेक्टेड है। यानी क्या हो रहा है,
ये डायोड इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब आपने सप्लाई का नेगेटिव हाफ इसको दिया, उस स्थिति में डायोड कैसा है, रिवर्स बायस के अंदर है। और अपने को क्या पता है कि रिवर्स बायस के अंदर डायोड कार्य ही नहीं करता है, ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। मतलब जो सप्लाई आएगी उसको आगे नहीं जाने देगी, मतलब कुछ अलग की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। और अगर आगे नहीं जाने देगा ना, तो ये जो हाफ है ना, ये पूरा का पूरा हाफ, क्योंकि ये कुछ अलग की तरह कार्य कर रहा है, ये पूरा का पूरा हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी आउटपुट के अंदर अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये पूरा हाफ कंप्लीट होने के बाद ये पार्ट वापस आएगा, और ये जब पार्ट वापस आएगा ना, तो वापस ये वाला भाग प्लस होएगा, ये वाला भाग माइनस होएगा, ये प्लस रहेगा तो ये भी भाग प्लस होएगा, और ये वाला वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब वापस ये डायोड कैसे हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। कैसे, देखिए ना, अब क्या हो गया, वापस P प्लस से कनेक्टेड है और माइनस N से कनेक्टेड है, तो कैसे हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये जो हाफ अब आया है, उस हाफ को इसने क्या कर दिया, वापस से पास कर दिया और चालक की तरह कार्य कर दिया, करने लग गया, ठीक है। अब आप इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर और इसकी कार्य प्रणाली में क्या नोट कर पा रहे होंगे कि अगर ये AC सप्लाई है और ये पूरा का पूरा एक चक्र है, क्या है, एक चक्र है, तो इसने, डायोड ने क्या करा, इस पूरे चक्र में से सिर्फ आधे चक्र को ही आउटपुट के अंदर दिया, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे चक्र के अंदर से आधे चक्र को ही आउटपुट के अंदर दिया, और जो दूसरा बचा हुआ आधा चक्र था ना, उसको क्या कर दिया, इसने रोक लिया, ठीक है। यानी अगर आप इस चक्र को देख रहे हो तो किस रूप में आपको दिख रहा है, तरंग के रूप में है। आधा चक्र मतलब आधी तरंग को ही आउटपुट में दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस रेक्टिफायर के परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव मतलब ये आधी तरंग को ही आउटपुट के अंदर क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये होती है कार्य प्रणाली हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। वापस डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस पूरे सर्किट के अंदर जब भी आपने AC इनपुट के अंदर दिया, तो AC के अंदर जब प्लस हाफ इसको मिला ना, इस सर्किट को, तो ये ऊपर वाला टर्मिनल तो प्लस हो गया और नीचे वाला कैसा हो गया, माइनस हो गया। ये प्लस है तो इसके साथ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और इस स्थिति के अंदर ये डायोड कैसे रहेगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर रहेगा। और ये जब फॉरवर्ड बायस के अंदर रहेगा तो चालक की तरह कार्य करेगा और पहले हाफ का आउटपुट के अंदर अपने को दे देगा। पर जब आप सेकेंड हाफ की बात करोगे ना, तो सेकेंड हाफ में ये टर्मिनल प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहा तो ये माइनस रहेगा, और माइनस किससे कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है। तो दूसरे वाले हाफ के अंदर ये कैसे कार्य करेगा, रिवर्स बायस की तरह कार्य करेगा। और रिवर्स बायस की तरह कार्य करेगा तो रेक्टिफायर कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कुछ अलग की तरह, और कुछ अलग का मतलब जो सप्लाई आ रही है उसको क्या कर देगा, ये रोक लेगा। तो जो सेकेंड हाफ है उसको ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और आउटपुट के अंदर अपने को नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरी तरंग में से एक आधी ही तरंग अपने को आउटपुट के अंदर मिली। इसीलिए इस परिपथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये इस रेक्टिफायर की क्या रहती है, कार्य प्रणाली रहती है। अब जैसे इस रेक्टिफायर की हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, विशेषताओं की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज 0 से अधिकतम, फिर वापस 0 माइनस, ठीक है, फिर 0 फिर अधिकतम और ये माइनस, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर देख पा रहे होंगे आप कि ये नेगेटिव साइड के अंदर है ही नहीं, ठीक है। हालांकि ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट माइनस साइड में नहीं जा रहा है ना, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, DC परिपथ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप DC की अगर परिभाषा को देखोगे ना, तो DC की परिभाषा क्या होती है, उसका मतलब मान नियत रहता है और क्या रहता है, उसका एक तरीके से दिशा नियत रहती है। पर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान नियत नहीं है, पर क्या हो रहा है, दिशा इसके नियत है। दिशा कैसे नियत है, ये एक ही साइड के अंदर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए ये जो DC है ना, इसीलिए ये DC कहला रहा है, ठीक है। पर ये DC एक तरीके से शुद्ध DC नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान तो परिवर्तित हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। अगर बाई चांस ये मान ऐसे स्थिर रहता है ना, तो इसको हम लोग शुद्ध DC बोलते हैं।
ठीक है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो रेक्टिफायर रहेगा ना, हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली एसी को डीसी के अंदर तो कन्वर्ट करेगा पर शुद्ध डीसी में नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जैसे इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब जैसे इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी इस रेक्टिफायर की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेगी। पहली जो विशेषता इसकी रहेगी वो क्या रहेगी कि जो इसके अंदर जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो डायोड दो प्रकार के अर्धचालकों में से एक रहेगा, ठीक है। दो प्रकार के कौन से, मतलब या तो वो सिलिकॉन पदार्थ से बना हुआ होगा या जर्मेनियम से बना हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ जानते हैं कि जो जर्मेनियम होता है ना, उस जर्मेनियम का जो विभव अक्षय परत जो रहती है ना, उसका जो विभव रहता है वो कितना रहता है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। और सिलिकॉन का हम लोग क्या देखते हैं, 0.7 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हो डायोड को बनाने के लिए, तो इस डायोड के अंदर जो एक तरीके से वोल्टापात रहेगा या क्षति रहेगी वो कितनी रहेगी, इनके बराबर ही रहेगी, ठीक है। यानी क्या रहेगा, अगर जर्मेनियम की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर जो वोल्टापात रहेगा वो 0.3 वोल्ट ही रहेगा, और सिलिकॉन की अगर आप बात करोगे तो 0.7 वोल्ट ही रहेगा। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगी ना, वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगी या वोल्टापात क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। ये इसकी जैसे पहली विशेषता है। और इसके बाद जैसे अगर अपन बात करते हैं कि भाई ये आउटपुट के अंदर कितनी वोल्टेज देता है, तो अपने को उस चीज़ से पहले अपने को क्या चीज़ पता होना चाहिए कि ये इनपुट क्या दे रहा है, ठीक है। इनपुट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसी जो भी अपन इनपुट के अंदर देते हैं, तो अपने को क्या पता है कि जो भी वोल्टेज रहती है ना, उस वोल्टेज में से भी जो प्रभावी मान रहता है ना, उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एसी इनपुट की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एसी इनपुट की बात कर रहे हैं, तो एसी इनपुट इसका कितना रहेगा, एक तरीके से VRMS रहेगा, जो कि कितना होता है आपने को पता है, 0.707 VP। ये VP क्या है, ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की। यहाँ P की जगह हम लोग कई बार M भी लिखते हैं, यानी VM मतलब V मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, ये वोल्टेज इसको आउटपुट के अंदर दी, ठीक है, इनपुट के अंदर दी। अब जब ये इनपुट यहाँ पे मिलेगा, किसको, डायोड को मिलेगा, तो क्या होएगा कि ये डायोड क्या करेगा, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट के अंदर अपने को क्या मिल रहा है, एक तरीके से पूरी तरंग ना मिल के आधी तरंग मिल रही है। और अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें, किस चीज़ का, इस डीसी का मान निकालना चाहें, तो क्योंकि ये पूरी तरंग नहीं है तो आधी तरंग ही मिल रही है, तो हम लोग जैसे इसकी वोल्टेज की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी एक तरीके से जो VDC है वो क्या रहेगी, ये बेसिकली ये पूरी तरंग का आधा भाग जो आ रहा है उसकी औसत वैल्यू रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, औसत वैल्यू रहेगी। और क्योंकि आप क्या देख पा रहे हो, ये ये जो आधी तरंग है ना, ये किसका रूप है, एक तरीके से आधी AC का रूप है, ठीक है। क्यों, देखिए ना, पूरी तरंग तो ऐसे रहती है, यहाँ पे क्या है, ये पूरी तरंग का आधा भाग है, यानी ये AC का ही रूप है, ठीक है। तो क्या होएगा, यहाँ पे जो औसत वैल्यू है ना, ये AC की औसत वैल्यू के समान ही रहेगी। अगर आप AC की औसत वैल्यू की बात करते हो तो AC की औसत वैल्यू क्या होती है, आपको ध्यान होगा, V एवरेज इज इक्वल टू होता है 0.637 ऑफ VP, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये आधी क्या आ रही है, यहाँ पे आधी ही तरंग आ रही है। तो इस केस के अंदर जो औसत वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, बटा 2, ठीक है। यानी ये जो औसत वैल्यू है, ये औसत वैल्यू क्या है, DC के बराबर है। और जो DC है ना, वो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, एक तरीके से 0.637 बटा 2, जिसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.318 ऑफ VP होता है, ठीक है। ये जैसे DC की वैल्यू है। अगर बाई चांस DC की एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से VP की वैल्यू निकालते हैं, जो कि कितनी आएगी, आप देख पा रहे होंगे, VP बराबर आ रहा है VRMS बटा 0.707, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो VDC जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, 0.318 गुणा VRMS बटा 0.707। इसका मतलब अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे ना, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.45 ऑफ VRMS, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि
कि ये चीज़ कहाँ काम में आनी है, यानी जो VDC का वैल्यू है, ये VDC क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.45 VRMS, ये कहाँ काम में आनी है। तो बेसिकली ये कहाँ काम में आती है, अगर बाई चांस आपको कोई भी जो वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज का इनपुट वैल्यू पता है, इस रेक्टिफायर के इनपुट वैल्यू पता है, तो आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि जो डायोड है ना, ये बेसिकली आउटपुट के अंदर क्या देगा। ठीक है, कैसे देखिए ना, अगर बाई चांस आपको ऐसा बोला जाए कि जो डायोड है ना, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो डायोड है ना, ये इनपुट के अंदर बाई चांस कितने वोल्ट दे रहा है, अगर ये बोल रहे हैं कि 24 वोल्ट दे रहा है, कितना बोल रहा है, 24 वोल्ट दे रहा है, तो आपको क्या पता है कि जो जब भी आप AC की वोल्टेज की बात करते हो, तो अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है ना, तो ये जो वोल्टेज रहेगी, ये कौन सी वोल्टेज रहती है, ये VRMS रहती है। क्या रहती है, VRMS रहती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर बाई चांस इस डायोड को इनपुट के अंदर 24 वोल्ट दी है, तो ये आउटपुट में कितनी देगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके VDC की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी वो, आप देख पाओगे 0.45 गुणा ये 24, जो कि लगभग कितनी आएगी, देखिए ना, इसकी वैल्यू लगभग 11 के लगभग आएगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लगभग 11 के लगभग आएगी। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस फॉर्मूला के कारण ये क्या पता लगा पा रहे हो, ये लगा पा रहे हो कि अगर बाई चांस इस डायोड को 24 वोल्ट अगर आपने इनपुट में दिया ना, तो ये आउटपुट के अंदर जो DC दे रहा है, वो DC कितनी दे रहा है, लगभग 11 वोल्ट ही दे रहा है। ठीक है, यानी आधी दे रहा है। तो ये इसकी जैसे दूसरी विशेषता जिसके अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये आउटपुट के अंदर कितनी वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट क्या कि यहाँ पे अगर बाई चांस ऐसे पूछ लिया जाए कि ये जो भाग है ना, ये जो भी भाग है, जो आउटपुट अपने को मिल रहा है, उस आउटपुट की एक तरीके से आवृत्ति कितनी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, उस आउटपुट की आवृत्ति कितनी है। तो आप क्या नोट कर पा रहे होंगे कि ये जो पूरा चक्र है ना, इस पूरे चक्र अगर ये बनता है तो ये समय कितना ले रहा है, ये इनपुट के बराबर ही ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आवृत्ति रहेगी ना इस आउटपुट की, जिसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, रिपल आवृत्ति। रिपल आवृत्ति, ये आवृत्ति बेसिकली जो इनपुट आवृत्ति है ना उसके बराबर ही रहती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनपुट आवृत्ति के समान रहेगी। ये क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, क्यों रह रही है समान, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बाई चांस आप पूरी तरंग बनाते हैं ना, तो ये पूरी तरंग इस तरंग के समय में ही बनती। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज मिल रही है, उस वोल्टेज की जो आवृत्ति है वो किसके बराबर है, इनपुट के वोल्टेज की आवृत्ति के बराबर। ठीक है, ये रहता है इस ट्रांसफार्मर की ये जो सर्किट है इसकी 3 विशेषताएं जो मैंने तीनों बता दी। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो क्या है, फर्स्ट चीज़ कि भाई यहाँ पे हमने एक ही डायोड इस्तेमाल करा है। ठीक है, और दूसरी जैसे क्या बोला मैंने कि यहाँ पे रिपल जो आवृत्ति है वो कितनी है, वो इनपुट के समान ही है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे जो वो अच्छा पहला जो क्या था, वो क्या था, वोल्टेज ड्रॉप कम है, आवृत्ति जो है वो इनपुट के समान ही है, और अगर आप बाई चांस DC की वैल्यू निकालना चाहो तो वो कितनी आती है, 0.45 ऑफ VRMS। ठीक है, आज जो अपन ने सर्किट पढ़ा है वो कौन सा सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। इस सर्किट के अंदर हमने क्या चीज़ देखी, हमने ये चीज़ देखा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, वो बेसिकली जो पूरी तरंग रहती है AC की, उसकी सिर्फ आधे भाग को ही DC के अंदर कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। होप आज जो अपन ने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस यूनिट के इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट यानी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।